सवालों में सिस्टम। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है उसे रद्द कर दिया। ऐसे में 25-26 फरवरी को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी असंतुष्ट थे, वहीं मुख्य परीक्षा की तारीखों को लेकर भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आरएएस प्री रद्द होने से आरपीएससी की कार्यप्रणाली सवालों में आ गई है, क्योंकि इस बार मामला सवाल का ही है। कमेटी बनेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई जिससे लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा। और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी नेता हैं, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हैं राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ के, ललित के पवार पूर्व अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, और जयश्री हैं आरएएस अभ्यर्थी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ललित के पवार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि आज जितना साख को बट्टा लगा है आरपीएससी के, उतना पहले कभी नहीं लगा। ललित जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी ललित जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब आ रही है। पहले थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ रहा था। ललित जी, मैं ये कह रहा हूं कि आरपीएससी की जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या जिस किसी ने पेपर बनाया, उनकी एलिजिबिलिटी सवालों के घेरे में आ चुकी है। आरपीएससी की साख पर इससे बड़ा बट्टा नहीं लगा है अब तक। हाँ, मैंने भी अभी ये समाचार सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे थे और एग्जाम था। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगा सदमा है सबके लिए कि ये कैसे हुआ। मगर अपन कारणों पे जाएं तो आपने देखा होगा कि 5 प्रश्न पे ये सारा लिटिगेशन था। और अक्सर ये होता है कि आंसर की जैसे ही आरपीएससी जब डालती है पब्लिक डोमेन में, तो क्वेश्चंस को लेके अक्सर 2 व्यू पॉइंट होते हैं। और हमने भी इस चीज को फेस किया था जब मैं वहां पे अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। तो काफी प्रश्नों को लेके इस तरह की स्थिति आती थी, तो हम उस पर एक्सपर्ट पैनल बनाते थे और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात को कहते थे। और कई बार हमने माननीय उच्च न्यायालय से अपनी बात के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिला। अब सबसे जो मैं मानता हूं कि दिक्कत की बात वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है और जो क्वालिटी ऑफ फ्रेमिंग का जो स्टैंडर्ड है, उसको हमको एट पार विद यूपीएससी लाना। ऐसे एक्सपर्ट लाए हम जो अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी के हों और जो एनालिटिकल रूप से अच्छे प्रश्न बनाए, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे, जैसे कि यूपीएससी में होता है। अगर इस एंगल से देखा जाए तो ये एक चूक तो आरपीएससी से हो गई, क्योंकि 1-2 सवालों के घेरे में नहीं आए। पहले तो 12 आए थे, बाद में वो 6 या 5 रह गए। कई बार इसमें यह भी होता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी होते हैं। अब व्यू पॉइंट्स पे 5 प्रोफेसर एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ 8 प्रोफेसर दूसरी बात कहते हैं। तो कमीशन के सामने भी कई बार ये स्थिति आती है कि कौन सा व्यू सही है। ऐसे प्रश्न हमने भी कई बार फेस किए थे। और बल्कि माननीय उच्च न्यायालय को हमने ये सबमिट भी किया था। चेयरमैन में खुद उपस्थित हुआ था न्यायालय में, मैंने अपनी बात रखी थी कि जिन प्रोफेसर साहिबान ने अपना प्रश्न सेट करने में या उसके उत्तर को चुनने में
थोड़ी सी भी अगर केयरलेसनेस दी है तो हमने उनको ब्लैकलिस्ट किया, उनसे उनको जो मानदेय दिया गया था उसको रिकवर किया और उनकी लिस्ट अलोंग विद अमाउंट रिकवर्ड हमने हाईकोर्ट में पेश की। तब माननीय उच्च न्यायालय कन्विंस हुए और हमने वो एग्जाम फिर आगे करवाया। तो इस तरह का एक, जिसको अपन कह सकते हैं कि सैल्यूटरी एक्शन भी अब आरपीएससी को लेना चाहिए और एक्सपर्ट के पैनल को बहुत ही स्क्रूटनाइज करके। ठीक है ललित जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। जयश्री, मैं आपके पास आ रहा हूं। काफी समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, खासकर पिछले 8 दिन को हम देखें तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जहां से सुना जाना चाहिए था वहां से तो नहीं सुना गया। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर आपको एक आदेश के कारण मिल जा रहा है। सर मेरा कहना है कि सर हम लोग यहाँ पे 9 दिन से बैठे हुए हैं और हमने जितने भी दरवाजे होते हैं सरकार के, हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं। हम लोग यहाँ धूप में तपे हैं, हम लोग यहाँ ठंड में सोए हैं, हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो हमारे कुछ साथी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है अपना। सर हम जितना भी गांधीवादी तरीके हम लोग जितने भी फॉलो कर सकते थे हमने सारे फॉलो किए हैं। हमने कैंडल मार्च निकाली। ये धरना भले ही 9 दिन से चल रहा हो पर हम लगे हुए हम लोग 1 महीने से हैं। और सर हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अगर हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं होते तो सर हम तो फिर आते ही नहीं ना, हम लोग तो बैठे रहते घर पे, हमको फर्क ही नहीं पड़ता सिलेबस क्या है। मतलब आप जो मांग उठा रहे थे उस मांग के हिसाब से आप लोग मेजॉरिटी में? सर बिल्कुल मेजॉरिटी ही है सर। जैसे अगर किसी भी देश के 2 देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो सर सेना ही जाती है ना बॉर्डर पे लड़ने, या पूरा का पूरा देश ही चला जाता है। तो सर हम वही सेना है। और सर हम लोग जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स डाले गए हैं, डिजिटल मीडिया, डिजिटल रेवोल्यूशन, तो सर आपको क्या लगता है क्या हुआ? अगर इतना भारी आक्रोश था तो वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आपको क्या लगता है, क्या ब्यूरोक्रेसी ने गलत तस्वीर उनके सामने पेश की या सरकार ने आपकी अनदेखी की? जी सर बिल्कुल सर। जितने भी हम लोग मिनिस्टर से मिले, जितने भी हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोगों का डेलीगेशन जाता था तो हम लोग मिलते थे तो उनसे हमें आश्वासन दिया जाता था कि हाँ आपकी मांग जायज़ है। जब हम ब्यूरोक्रेसी से मिलते थे तो हमें अलग अलग तरीके से हमारे मुंह पे नहीं बोला गया, बट हम लोगों को सुनने में आया कि हमारे बारे में ये बोला जा रहा है कि ये लोग कुछ कोचिंग वाले बच्चे हैं या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो सर हमारा मानना तो यही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसने मिसगाइड किया है सीएम सर को। इसलिए हमारी डे 1 से डिमांड थी, हमें पता था हमारे साथ ये होगा, तो हमारी डे 1 से डिमांड थी कि कैसे भी करके हमारी सीएम सर से डायरेक्ट मीटिंग कराई जाए। सर वो नहीं हुआ तो हम लोग बस जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, हम लोग तो हमारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जितने हाथ पर हम लोग मार सकते थे हमने मारे हैं। और सर हमें तो ऐसा ही लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने सही तरीके से फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं किए सीएम सर को। अगर सीएम सर ने हमारी बात सुनी होती, अगर हमसे मिले होते, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी व्यथा, हमारी पीड़ा को। ठीक है जयश्री, मेरे साथ रहें आप। अरुण शर्मा जी, एक तो बहुत मुश्किल हो चला है सीएम तक पहुंचना, बेरोजगारों के कई धड़ों को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेशों का रुख करना पड़ा और यहाँ 9 दिन से धरना चल रहा था, उसके बाद भी सीएम साहब मिसगाइड हो गए, ऐसा अभ्यर्थियों को लग रहा है ना। अब कल तक जो सरकार की मंशा थी अब तो वो आपकी छोड़ दीजिए, अब उसकी तो बात ही छोड़ दूं मैं। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का लोगों से मिलना जुलना और कम्युनिकेशन है, उसके बारे में मेरे ख्याल में ये सर्वविदित है, बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल हैं वो, और लोगों से मिलते हैं और उनने लोगों को डेलीगेट भी कर रखा है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी इश्यूज हो उस हिसाब से मुलाकात होती हैं। लेकिन देखिए, ये जो जैसे आरएएस की अभी जयश्री बता रही थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है इनको पोस्टपोन करने की डिमांड के पीछे जो मेन प्रतिरोध था इनका, वो ये था कि उसमें सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है और वो चेंज ये है कि करीब 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर स्किल्स का मैं जान रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि वो तैयारी के लिए समय मांग रहे थे, तो इसमें वो गलत कहां थे? ऐसे नहीं तो ऐसे तो मिल गया ना। देखिए ठीक है, वो मिल गया, वो हाईकोर्ट का फैसला है। और अभी मैं ललित जी को भी सुन रहा था, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। कई बार एक ही सवाल के 2 जवाब सही से लगते हैं, उनमें से कौन सा फाइनली चूज किया जाता है। और ये जो एक्सपर्ट्स में
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार, उसकी वजह से ये दुश्वारियां हैं और हाई कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है तो वो तो डेफर हो ही जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था बेहतर होता कि अगर आप लोगों ने भी सुनी होती और अगर आप लोग भी इनके साथ खड़े नजर आए होते, क्योंकि इनकी जिस मांग को आप यूं ही कह रहे हैं ना, उसी मांग को लेकर संयम लोढ़ा भी सलाह दे रहे थे, अन्य विधायक भी सलाह दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अशोक सिंह शेखावत जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं अशोक सिंह शेखावत जी, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन पिछले 15 सालों में आरपीएससी की साख गिरती गई, गिरती चली गई। आज 2021 उस राह पर है जो जिस राह पर 2018 चल पड़ी थी, है ना। मैं ये कह रहा हूं, एक एक कर पहले कभी कांग्रेस कभी बीजेपी ने मिलकर आरपीएससी की साख को ऐसा गिरा दिया है कि पूछिए मत। देखो स्वप्निल जी, आपने कुछ कुछ बातें कही हैं, उस बातों में आप देखिए 3 साल में यदि हम सरकार का देखें, चाहे आरपीएससी जैसी संस्थान हो, चाहे अधीनस्थ चयन बोर्ड हो, उन चयन बोर्डों में और आरपीएससी के अंदर आपने खुद ने देखा होगा कि यदि आपके पूर्व मंत्री हैं और उनके रिश्तेदार लिप्त हैं, तो ये हमने तो कहा नहीं, ये एक जांच की एक पूरे पब्लिक डोमेन में ये चीज आई है। दूसरा कहा कि आरपीएससी के बच्चे जो आरएस के एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे, सब एग्जाम की डेट बढ़ा दीजिए। डेट बढ़ाने के लिए बात आई तो इस बात के अंदर इन्होंने कहा कि ये जायज है, जायज हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं और उनके मुख्य सलाहकार हैं जो बहुत ज्यादा सलाह देते हैं, और उन्होंने ये बात कही है, मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए। और कल उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया मुख्यमंत्री जी का, अब इसको रद्द नहीं करेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन प्री के आते हैं, प्री के क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के आधार के ऊपर यदि इसको स्थगित किया जाता है और दोबारा से रिवाइज से इसका रिजल्ट जारी होगा, तो ये स्थगिति ही माने। और अब उसका तो इनकी फुल बेंच की बैठेगी, आज बैठे या कल बैठे तो इसके बारे में विचार करेगी। बाकी मैं ये बताऊं, यदि 3 साल में आप देखेंगे इनके बढ़ती रोजगारों के साथ क्या इन्होंने अन्याय किया है। आप देखिए कि 3 साल में यदि अधीनस्थ चयन बोर्ड वो 17,000 वैकेंसी निकालता है, आरपीएससी 5,200 वैकेंसी निकालता है, टोटल 22,000 वैकेंसियां निकलती है, और टीचरों की जो वैकेंसियां निकलती है वो कैंसिल होती है। और इस प्रकार से क्या पेपर लीक होते हैं, पेपर आउट होते हैं, और डमी कैंडिडेट बैठते हैं और चोरी होते हैं। ये भी सरकार में हमने देखा है। सेंटर के भी इंतजार में ही पड़े हुए हैं अभ्यर्थी, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इंतजार में पड़े हुए हैं। तो आप ये वैकेंसी को बीच में न लाएं, वैकेंसी को लेकर ना आपका रिकॉर्ड अच्छा है ना इनका रिकॉर्ड अच्छा है। पूरा कहूंगा, मैं आपको पूरा दूंगा उसका उत्तर। लेकिन आज यदि राजस्थान के विषय में है तो राजस्थान की बात हम करेंगे, तो स्वायत्तता की बात करेंगे तो स्वायत्ता की तरफ जॉब के लिए नहीं देख रहा क्या, कि किन लोगों ने किस प्रकार की चोरियां करी है। वो लोग देखो आज रीट के एग्जाम में कैसे जा रहे हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन रीट में देखिए क्या हो रहा है। आप देखिए रीट के एग्जाम के अंदर यदि एसओजी के खुद ही लिप्त हो रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो सीबीआई जांच भेजने में क्या आ रहा है। सरकार भेजे सीबीआई जांच क्यों नहीं भेज रही है सीबीआई जांच, लेकिन पता है कि सीबीआई जांच भेजेंगे तो इनके बड़े बड़े मछलियां हैं जो आ रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ। लेकिन आज मैं आरएएस पर ही रहना चाहता हूं आपके पास, इसीलिए उपेन अब मैं आपके पास आ रहा हूं। उपेन देखिए, मुझे लगा था कि आपका जो संघ है ना उसमें से कुछ लोग कम होंगे, नहीं, लेकिन अभी तो यथास्थिति बनी रहेगी कुछ दिन और सही। देखो, परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कभी मांग नहीं की, लेकिन इस बार पहली बार मांग में समर्थन किया। अधिकारियों से, मंत्रियों से और आरपीएस अध्यक्ष से मैंने खुद ने मुलाकात की, क्योंकि सिलेबस अचानक बदलना यानी कि खेल के बीच में नियम बदलना बिल्कुल गलत है। और आज न्यायालय में जीती। और मैं सबसे पहले और बताना चाहूंगा, कई अभ्यर्थी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि 25-26 को परीक्षा होगी कि नहीं होगी। जहां तक 10 साल तक मैं संघर्ष कर रहा हूं, न्यायालय की मुझे जानकारी है, ऐसे में सरकार के पास समय कम है, क्योंकि उसकी ऑर्डर की कॉपी भी आएगी, चैलेंज भी करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी। एक आज या कल तक आदेश आरपीएससी के आ जाएंगे स्थगित करने की, तो 25-26 को एग्जाम नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पेपर बन चुके हैं उन पेपरों को बिल्कुल भी वापस काम में नहीं लिया जाए, उसको डस्टबिन में डाला जाए, और जिन्होंने गलती की एक्सपर्ट उनसे सारा खर्चा लिया जाए कि आपने गलती की है। बेरोजगार की सजा भुगते, कई लोग अंदर आए वो बाहर हो गए, गलती किसकी, एक्सपर्ट की, तो उनके ऊपर वो जुर्माना होना चाहिए, सारा खर्चा उनके ऊपर होना चाहिए। जी, आप ये कह रहे हो कि प्री की परीक्षा फिर से दी जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवाइज होगा रिजल्ट, लेकिन रिवाइज में कई लोग बाहर भी होंगे। गलती किसकी है, एक्सपर्ट की, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, आर्थिक भार भी लगना चाहिए। जो पेपर जो छप गए हैं उनको उपयोग में नहीं ले, नए सिरे से, क्योंकि सवाल छपे हुए पेपरों पे उठ रहे हैं। देखिए, एक तो यह है कि आप लोगों की डायरेक्ट मांग नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने सैद्धांतिक सहमति दी थी, और उसके बाद यह कहना बहुत आसान हो गया कि पॉलिटिकल एंट्री हुई है, कोचिंग वालों की एंट्री हुई है। इन अभ्यर्थियों पर आपकी भी थोड़ी सी छाया पड़ी, हालांकि आप राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है। तीखी बात है, लेकिन उपेन आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें से जो बाहर होगा वो भी तो कोर्ट में चला जाएगा।
नहीं, ये तो कह रहे हैं जो एक्सपर्ट की गलती है उसकी सजा बेरोजगारों क्यों, उन एक्सपर्ट को दीजिए। और रही बात छाया, नहीं, मैं लगातार अभ्यर्थियों से मिलके आया हूं, आरपीएससी गया हूं, मंत्रियों से मिला, मैं मेरे से जितना प्रयास हो रहा था मैं कर रहा हूं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ देश का इतना बड़ा संगठन है जिसमें लगातार, आपको पता है, कभी अधीनस्थ बोर्ड कभी सचिवालय, लगातार हम भागते रहते हैं। एक भर्ती के लिए पर्टिकुलर बैठ नहीं पाए, लेकिन और बेरोजगार के लिए भागना पड़ता है। पटवारी का विवाद चल रहा है, रीट का विवाद चल रहा है, एलडीसी पंचायत राज चल रहा है, तमाम भर्तियों के लिए भागना पड़ता है, लेकिन जितना हुआ वो किया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इन बेरोजगारों के साथ गलत नहीं है और सरकार को इनको समय देना चाहिए था, लेकिन हम न्यायालय से जीत हुई है, इनको समय मिला है। लेकिन भविष्य में जो गलतियां करते, ये आरएस भर्ती का मामला नहीं है, आप स्कूल व्याख्याता भर्ती देख लीजिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 दिख, ये प्रश्नों का विवाद हर भर्ती में क्यों आ रहा है, क्यों आ रही विवाद, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, अधिकारी जिम्मेदार क्यों नहीं की जाती। ललित के पवार जी, देखिए धीरे 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 चीजों को देखने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि आरपीएससी में सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति तो बदल जाता है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका वर्किंग पैटर्न है वो लंबे समय से एक जैसा है। अब आरपीएससी बहुत सी चीजों में तो कॉम्पिटेंट भी नजर नहीं आ रही, हम देख रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंटरनली सजा का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? किसी को कोई इस तरह का प्रश्न पत्र देते हुए डर ही नहीं लगा होगा। तो आपका प्रश्न क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी से कोई गलती हो रही है आरपीएससी के भीतर क्वेश्चन सिलेक्शन में या किसी और तरीके की, तो उस पर कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या होती भी है? अगर नहीं है तो वो डरेंगे ही नहीं और कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। सॉरी, मैं आपका नाम स्क्रीन पे पढ़ नहीं पाया था, क्या नाम आपका? शुभ नाम? स्वप्निल। एंकर साहब स्वप्निल जी? जी हाँ, सॉरी, स्क्रीन पे आपका नाम नहीं था तो मैं कैच नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। स्वप्निल जी, मैं एक बार पुनः वही बात कहूंगा जो उपेंद्र जी ने कही और जो हमारे अन्य पैनलिस्ट कह रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सेटिंग नंबर 1, नंबर 2 पनिशमेंट फॉर केयरलेसनेस। तो ये जो लापरवाही का के कारण ही माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह से दखल देना पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, हम लोगों ने प्रोफेसर्स को ब्लैकलिस्ट किया, उनके पैसे रिकवर किए और वापस जमा करा के कोर्ट को कंप्लायंस दी। इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन फिर होना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, चूंकि मामला अब आरपीएससी की इज्जत से जुड़ गया है ललित के पवार जी, अब आरपीएससी को करना क्या चाहिए? क्या उसे डबल बेंच के पास जाना चाहिए अपील लेकर, या फिर अपनी गलती स्वीकारते हुए शुरुआत से एक ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर रीप्लान कर अब मैदान में उतरना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप बोले। हाँ, मेरा ये मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय का जी नहीं, कुछ तकनीकी खामी आई है, कुछ तकनीकी खामी आई है, मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जयश्री, देखिए हो सकता है अब नई मेरिट लिस्ट में कुछ नाम हटे, कुछ नाम जुड़े, और ऐसे में फिर एक ऐसा लॉट होगा जो हाईकोर्ट जा सकता है, डबल बेंच में अपील कर सकता है। मैं नहीं कह रहा आरपीएससी डबल बेंच जाए, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है कुछ अभ्यर्थी फिर पहुंच जाएं। क्या लगता है आपको कि क्या आपको नियर फ्यूचर में इसका सोल्यूशन दिख रहा है, या आपको ये दिख रहा है कि नहीं अब ये मामला लटक भी सकता है? सर देखिए, मेरे को लीगल नॉलेज इतनी है नहीं, बट जितना मैं जानती हूँ ऐसा शायद नहीं होता है। जो लोग एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, शायद कोई प्रीवियस जजमेंट है कि जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको वो लोग बाहर नहीं कर सकते। जो लोग रह गए हैं तो वो इस तरीके से रिवीजन करेंगे कि जो 20,000 पहले से सिलेक्टेड थे वो तो रहेंगे, और जो 5,000 6,000 अब जो बच्चे अंदर आएंगे, तो अब पहले 20,000 पास कर रखे थे तो अब 25,000 का एग्जाम लेना पड़ेगा, इतना मुझे पता है। बाकी मैं लीगल नॉलेज मुझे है नहीं, तो ये लीगल एक्सपर्ट ही बताएंगे। और सर मेरा तो बस ये कहना है कि आरपीएससी का क्या है, हर वैकेंसी के आदेश की वजह से एक बेनिफिट मिल गया जो कि आपके मांगों से जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद भी फिलहाल जो कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम धरने पर रहेंगे, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? किस पर भरोसा नहीं है आपको? सर मेन रीज़न यही है कि हम आरपीएससी से, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम तो प्रेस नोट का वेट करेंगे। सर आरपीएससी से प्रेस नोट आ जाता है तो हम लोगों को भी हम लोग भी 8 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे कुछ भाई बहन वहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना है। तो प्रेस नोट का हम लोग वेट कर रहे हैं, आरपीएससी हमको प्रेस नोट दे देगा तो हम लोग चले जाएंगे, तब तक तो हम लोग यहीं हैं। ठीक है,
ये मैं जब पॉलिटिकल क्लास से सवाल बोल रहा था ना कि आरपीएससी पर भरोसा अब लोगों का कम हो रहा है, उसकी अंडर